हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और इस चैनल के प्रोफेसर मोहित तोमर की दोस्त हूँ। मैं आज आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो बहुत ही मज़े से चैनल को लाइक करें, खुलकर लाइक करें, दबा के लाइक करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Upboard Solutions for Class 12 Biology Chapter 4 Reproductive Health October 30, 2018 by Safia. Upboard Solutions for Class 12 Biology Chapter 4 Reproductive Health, Janan Swasthya are part of Upboard Solutions for Class 12 Biology. Here we have given Upboard Solutions for Class 12 Biology Chapter 4 Reproductive Health, Janan Swasthya. Board textbook insert class 12 subject biology chapter 4 chapter name reproductive health number of questions solved 21 category Upboard solutions for class 12 biology chapter 4 reproductive health जनन स्वास्थ्य अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर प्रश्न 1 समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से है। अतः जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों। लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियां व भ्रांतियां खत्म होती हैं। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोगों, परिवार नियोजन के उपायों, छोटे परिवार के लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, प्रसवोत्तर माता व शिशु की देखभाल, शिशु के लिए स्तनपान का महत्व जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर स्वस्थ व जागरूक परिवार बनेंगे। विद्यालय व शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा से आने वाली पीढ़ी सुलझी विचारधारा वाली होगी जिससे हमारा समाज व देश सशक्त होगा। प्रश्न 2 जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर जनन स्वास्थ्य के प्रमुख पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस प्रकार हैं। सुरक्षित व संतोषजनक जननिक स्वास्थ्य, जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना, विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना, लोगों को यौन संचारित रोगों, किशोरावस्था संबंधी बदलावों व समस्याओं के बारे में जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों से अवगत कराना, गर्भपात, गर्भ निरोधक, आर्तव चक्र, बांझपन संबंधी समस्याएं, मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्वबेधन का दुरुपयोग आदि। प्रश्न 3 क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्यों? उत्तर विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियां व मिथ्य धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी प्राप्त होगी। इसके परिणामस्वरूप आने वाली पीढ़ी भावनात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध होगी। प्रश्न 4 क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
उत्तर पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र निम्न हैं। शिशु व मातृ मृत्यु दर घटी है। यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान व उनका समुचित उपचार। बंध्य दंपतियों को विभिन्न तकनीकों द्वारा संतान लाभ। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व जीवन स्तर। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज व उपलब्धता। चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव। लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता। यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता। बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु प्रयासरत सरकार व आम जनता। प्रश्न 5। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? उत्तर जनसंख्या विस्फोट विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 200,000 व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रतिमाह या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्युदर में कमी और जन्मदर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्युदर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR एवं मातृ मृत्युदर मेटर्नल मोर्टालिटी रेट MMR में कमी आई है। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे, वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। प्रश्न 6। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताएं। उत्तर विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। कॉन्डोम जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ सगर्भता से बचा जा सकता है बल्कि यह अनेक यौन संचारित रोगों व संक्रमणों से भी बचाव करता है। गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। विश्व के अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। गर्भ निरोधकों के इन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्यायोचित है। प्रश्न 7। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? उत्तर गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियां आती हैं जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इनका प्रयोग बंद करके गर्भ धारण कर सकता है। इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण स्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। एक बार जनन ग्रंथि के हटाने पर पुनः गर्भधारण करना असंभव होता है। प्रश्न 8। उल्वभेदन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है, जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। उत्तर उल्वभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव
एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव में फीड्स की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है, अतः उल्वबेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। प्रश्न 9। बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। उत्तर बंध्य दंपतियों को संतान प्राप्ति हेतु सहायता देने के लिए निम्न विधियां हैं। 1. परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणुओं को इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य रूप से शिशु का जन्म होता है। 2. युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंध्य हैं। इसके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन नलिका के एम्पुला में शुक्राणु व अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है। 3. अंतःकोशिकाद्रव्यीय शुक्राणु बेधन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके अंतर्गत शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर प्रत्यक्ष ही अंडाणु में बे दिया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण या युग्मज को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। 4. कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिनमें शुक्राणुओं की कमी होती है। इस विधि में पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निसंतान दंपति, अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। प्रश्न 10। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? उत्तर यौन संचारित रोग यौन संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रामक होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। सहवास के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग करें। समलैंगिकता से दूर रहें। परगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। वेश्यावृत्ति से दूर रहें। किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें। अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। प्रश्न 11। निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत? व्याख्या सहित बताएं। गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। सही, गलत। बंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं, दोषों के कारण होती है। सही, गलत। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। सही, गलत। लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। सही, गलत। उत्तर गलत। सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात स्वतः नहीं होता है।
गर्भपात का अर्थ है स्वेच्छा से या किसी दुर्घटनावश गर्भ का नष्ट होना। गलत। बंध्यता स्त्री या पुरुष दोनों के दोषों या विकारों के कारण होती है। सही। प्रसव के उपरांत शिशु को भरपूर स्तनपान कराने से एंडोत्सर्ग नहीं होता है। अतः आर्तव चक्र के प्रारंभ न होने से गर्भ ठहरने की संभावना भी नहीं रहती है, किंतु यह प्रसव के पश्चात 4-6 महीने तक ही प्रभावी होता है। सही। जनन स्वास्थ्य के लिए लोगों को यौन संबंधी समस्याओं, भ्रांतियों व अवधारणाओं के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है। सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधन, यौन रोगों से बचाव आदि महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती हैं। प्रश्न 12। निम्न कथनों को सही कीजिए। गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भनिरोधक के रूप में गोलियां पिल्स बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। E0T0 तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। उत्तर गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन अथवा युग्मक संचार को रोकते हैं। जेनिटल हर्शीज, HIV संक्रमण, यकृत शोथ बी के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार के योग्य हैं, यदि इन्हें सही समय पर पहचान कर इलाज कराया जाए। गर्भ निरोधक गोलियां पिल्स सभी महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं। E0T0 तकनीक में भ्रूण को हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? क बार पिंड, ख लिंग गुणसूत्र, क कायस्मेटा, ख प्रतिजन। उत्तर क बार पिंड। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर दी 11 जुलाई को। प्रश्न 2। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा पदार्थ होता है? उत्तर प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजेंस। प्रश्न 3। कॉपती का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर युग्मकों के निषेचन को रोकना। प्रश्न 4। IUCD का पूरा नाम बताइए। उत्तर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। प्रश्न 5। सरोगेट मदर किसे कहते हैं? उत्तर वह परिचारक माँ जिसके गर्भ में वास्तविक माँ का अंडाणु पलता है, सरोगेट मदर कहलाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। टिप्पणी लिखिए। क सगर्भता का चिकित्सीय समापन, ख सरोगेट माँ। उत्तर क सगर्भता का चिकित्सीय समापन गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन 4.5-5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। निश्चित रूप से यद्यपि जनसंख्या को घटाने में MTP की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है, तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने की शर्तों के साथ 1971 ई-0 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है। फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं, बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्विविधन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त प्रवृत्तियों को रोका जा सके। खत सरोगेट मां। कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो निषेचित अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए सरोगेट मां का उपयोग किया जाता है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन तो सामान्य रूप से होता है, किंतु कुछ विकारों के कारण भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थितियों में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण को 32 कोशिकीय अवस्था में किसी अन्य इच्छुक स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यह स्त्री सरोगेट मां कहलाती है तथा भ्रूण के पूर्ण विकसित होने पर शिशु को जन्म देती है। मनुष्य के साथ पशुओं में भी इस प्रक्रिया द्वारा शिशु उत्पत्ति कराई जा रही है। मनुष्य की तुलना में पशुओं के भ्रूण का स्थानांतरण अधिक सरल होता है। यद्यपि परखनली शिशु का जन्म जीव विज्ञान की दृष्टि से एक अत्यधिक सफल उपलब्धि है, किंतु इससे जुड़ी अनेक कानूनी व नैतिक समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे इस प्रकार जन्मे बच्चे के ऊपर कानूनी हक आदि। प्रश्न 2। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। उत्तर। मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग, इन्हें लैंगिक संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी कहते हैं। ये लैंगिक संसर्ग से या प्रजनन मार्ग से संचारित होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। 1. क्लेमायायोसिस क्लेमिडियोसिस, यह सर्वाधिक रूप में पाया जाने वाला जीवाणु जनित एसटीडी है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से इस रोग का संचारण होता है। इसका उद्भवन काल इंक्यूबेशन पीरियड 1 सप्ताह का होता है। लक्षण सिम्टम्स, इस रोग में पुरुष के शिशन से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है तथा मूत्र त्याग में अत्यंत पीड़ा होती है।
स्त्रियों में इस रोग के कारण गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय व मूत्र नलिकाओं में प्रदाह इन्फ्लेमेशन होता है। उपचार न होने पर यह श्रोणि प्रदाह रोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में परिवर्तित होकर बंध्यता का कारण बनता है। 2. सुजाक गॉनोरिया, यह ग्रामृणी जीवाणुवीय एसटीडी है जो डिप्लोकोकस जीवाणु नाइसेरिया गोनोरिया, नाइशेरिया गोनोरियाई द्वारा होता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से यह रोग फैलता है। इसका उद्भवन काल 2 से 10 दिन होता है। लक्षण सिम्टम्स, इस रोग का प्रमुख लक्षण यूरोजेनिटल पथ की श्लेष्माकला में अत्यधिक जलन होना है। रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है। सुजाक के लक्षण पुरुष में अधिक प्रभावी होते हैं। सुजाक से अन्य विकार, जैसे प्रमेय जन्य संधिवाह, गॉनोरियल आर्थराइटिस, पौरुष ग्रंथ प्रवाह, प्रोस्टेटाइटिस, मूत्राशय प्रवाह, सिस्टाइटिस व स्त्रियों में जरायु प्रदाह, मेरिटिस, डिम्ब प्रणाली प्रदाह, सपिंजिटाइटिस, बंध्यता आदि हो जाते हैं। 3. एड्स विषाणुओं से 4 प्रमुख एसटीडीज होते हैं। एड्स अर्थात उपाजित प्रतिरोध क्षमता अभाव सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक विषाणु जनित रोग है जो भयंकर रूप से फैल रहा है। एड्स रिट्रोवायरस या एचआईवी अथवा लिम्फोट्रॉपिक विषाणु टाइप 3 या HTLV3 आदि नामक विषाणु से होता है। इस रोग का उद्भवन काल 9-30 माह है। रक्त आधान से संबंधित व्यक्तियों में यह काल 4-14 माह होता है। लक्षण सिम्टम्स निरंतर ज्वर, पेशियों में दर्द, रातों को पसीना आना तथा लसिका ग्रंथियों का चिरस्थायी विवर्धन, लिंग अथवा योनि से रिसाव, जननांगीय क्षेत्र में अल्सर या जांघों में सूजन आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। 4. जेनिटल हर्शीज जेनिटल हर्पीज, यह रोग टाइप -2 हर्पेज सिम्प्लेक्स विषाणु टाइप 2 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से उत्पन्न होता है। परगामी व्यक्ति से संभोग करने पर यह रोग फैलता है। लक्षण सिम्टम्स, इस रोग के प्राथमिक लक्षण जननांगों पर छाले पड़ना व दर्द होना, ज्वर, मूत्र त्याग में पीड़ा, लसिका ग्रंथियों की सूजन आदि हैं। छालों के फूटने से संक्रमण तेजी से फैलता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1. जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर जनसंख्या नियंत्रण भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं। 1. शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार, शिक्षित व्यक्ति प्रायः आय एवं व्यय के सिद्धांत से भली भांति परिचित होने के कारण सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं। यही कारण है कि शिक्षित परिवार सामान्यतः सीमित ही होते हैं। 2. बच्चों की संख्या का निर्धारण, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए सरकारी स्तर पर कानून में संशोधन किए जाने चाहिए और यदि संभव न हो तो सीमित परिवार वाले व्यक्तियों को ऐसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जिनसे कि जन सामान्य में इसके प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। परिवार में बच्चों की संख्या निश्चित करके अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही जनसंख्या पर तुरंत प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। 3. विवाह योग्य आयु में वृद्धि, विवाह का जनन से सीधा संबंध है, अतः विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने से प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है। वर्तमान समय में यह स्त्रियों के लिए कम से कम 18 वर्ष तथा पुरुषों के लिए कम से कम 21 वर्ष है।
इसे अब क्रमशः 23 वर्ष और 25 वर्ष कर देना चाहिए। इसके साथ साथ देर से विवाह करने वाले स्त्रियों एवं पुरुषों को प्रोत्साहन पुरस्कार देना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 4. गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना। हमारे देश में गर्भपात को प्राचीन समय से ही घृणित माना गया है। गर्भपात की सुविधा को शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराना जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। अनावश्यक गर्भ से छुटकारा पाकर स्त्रियां अपने परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रख सकती हैं। 5. समन्वित ग्रामीण विकास एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में तालमेल। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विकास योजनाएं चला रखी हैं। यदि इनके साथ परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को भी जोड़ दिया जाए तथा इन्हें सफलतापूर्वक प्रतिपादित करने के लिए विकास खंडों के स्तर पर आर्थिक सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं तो इन कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार को संतति निरोध के साधन व दवाएं निःशुल्क बांटनी चाहिए तथा नसबंदी ऑपरेशन के लिए शिविर आयोजित कराने चाहिए। 6. कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः यह सोचा जाता है कि कृषि के लिए अधिकाधिक जनशक्ति आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में सीमित परिवार की विचारधारा ठीक से नहीं पनप पाई है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीकों को अधिकाधिक उपलब्ध कराया जाए तो कम जनशक्ति द्वारा ही कृषि की जा सकेगी तथा सीमित परिवार के प्रति लोगों में रुचि उत्पन्न होगी। उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि से भी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 7. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि एवं सुधार। सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली सुविधाएं आदि में इतनी वृद्धि करनी चाहिए कि सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी को अपने परिवार पर बोझ बनकर न रहना पड़े। इससे आम व्यक्ति संतान बुढ़ापे की लाठी जैसी विचारधारा से मुक्ति पा सकेंगे तथा उनमें सीमित परिवार के प्रति रुचि बढ़ेगी। 8. परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया जाए। जनसंख्या वृद्धि की समस्या का वास्तविक निदान जनसंख्या को नियोजित एवं नियंत्रित करने में निहित है। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों द्वारा परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को अधिकाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बंध्याकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए चल चिकित्सालयों, चिकित्सा शिविरों एवं अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जानी चाहिए। संतति निरोध संबंधी विभिन्न सामग्री को निःशुल्क अथवा अत्यधिक सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बंध्याकरण के लिए आवश्यक योग्य चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों को समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए और यदि संभव हो तो शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात चिकित्सकों को 1 या 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए बाध्य किया जाए। 9. सकारात्मक और निषेधात्मक प्रेरकों पर आधारित विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति। जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए विवेकपूर्ण नीति को अपनाया जाना तथा समय समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन कर उसमें आवश्यक संशोधन करते रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 10. विदेशियों के आगमन पर रोक। भारत में प्रतिवर्ष अनेकानेक विदेशी आकर बस जाते हैं। प्रायः बांग्लादेश और नेपाल से अनेक लोग आकर भारत में बस गए हैं। सरकार को विदेशी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
साथ ही अनाधिकृत रूप से भारत में आकर बस गए विदेशियों को हटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 11. जनसंख्या के धार्मिक आयाम का अध्ययन एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय। भारत में जनसंख्या वृद्धि के मजहबी आयाम को धर्मनिरपेक्षता के नाम में अनदेखा किया जाता है। अब वह समय आ गया है जब सभी धर्मावलंबियों, राजनीतिज्ञों एवं आम व्यक्तियों को कठोर निर्णय लेने ही चाहिए। परिवार नियोजन की विधियां। गर्भ निरोधक। जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार से परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित करके मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम किया जा सकता है। इस प्रकार परिवार के आकार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन है। इसके लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। 1. बंध्याकरण या नसबंदी स्टेरिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को वैसेक्टमी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुरुषों में वृषणकोश के ऊपरी भाग में शुक्रवाहिकाओं को काटकर इनके दोनों कटे सिरों को बांध देते हैं। स्त्रियों में इसे सेल्पिजेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, सल्पिंगेक्टमी और ट्यूबेक्टमी कहते हैं। 2. कंडोम का प्रयोग यूज ऑफ कॉन्डोम। यह एक पतली झिल्ली होती है। पुरुष संभोग के समय इसे लिंग पर चढ़ा लेता है। इस प्रकार वीर्य स्त्री की योनि में स्खलित न होकर कंडोम में ही रह जाता है। 3. गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें ऐसे हार्मोन्स की गोलियां होती हैं जो युग्मानुजनन तथा गर्भधारण में हस्तक्षेप करते हैं। इन हार्मोन्स के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन्स FSH तथा LH का स्रावन बहुत घट जाता है, जो अंडाशयों को सक्रिय करते हैं। 4. अंतःगर्भाशय यंत्र इंट्रायूटेराइन डिवाइस इक्वल्स IUD। इस विधि में प्लास्टिक या तांबे या स्टील की कोई युक्ति डिवाइस गर्भाशय में रोक दी जाती है। जितने समय तक यह युक्ति गर्भाशय में रहती है, भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं हो पाती। 5. बाधा विधियां बैरियर मेथड्स। ये विधियां शुक्राणुओं को गर्भाशय में पहुंचने से रोकती हैं। इन विधियों में योनिधानी वेजाइनल पाउच, तनुपट डायफ्राम तथा ग्रीवा टोपी सर्विकल कैप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो हमारे फ्रेंड के चैनल GRR कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।